हाय हेलो एवरीवन। सो दो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों ने अभी कुछ टाइम पहले ही अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट रिलीज किए हैं। सो उसका एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है दोनों बैंकों में से। सो ईसेफ से अगर हम स्टार्ट करें तो ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का लास्ट ईयर ही आईपीओ आया था। एंड इसका अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये बैंक जो है बेसिकली साउथ में काफी ज्यादा अपनी प्रेजेंस रखता है। केरला बेस्ड ये बैंक है एंड एक टाइम था जब इनका ऑलमोस्ट 60% के आसपास जो लोन बुक था वो सिर्फ एक ही स्टेट से आता था, केरल से इनका ऑलमोस्ट 60% के आसपास लोन बुक आता था। बट अभी बैंक ने काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है। अब इनका केरल जो है वो 36% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल लोन बुक का। सो इट शोज कि बैंक ने बाकी स्टेट्स के अंदर भी पेनिट्रेट किया है, अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड किया है। केरला के अलावा तमिलनाडु जो है वहां पे भी बैंक का काफी ज्यादा प्रेजेंस है। 21% लोन बुक जो है इस बैंक का वो तमिलनाडु से आता है। सो इन दोनों स्टेट्स को अगर आप इंक्लूड कर देते हो तो 57% के आसपास लोन बुक जो है वो इस बैंक का इन्हीं दोनों स्टेट से आता है। देन अगर हम इनके लोन बुक कंपोजिशन की बात करें तो एज यूजुअल क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो जितने भी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक थे वो पहले माइक्रो फाइनेंसिंग करते थे, एक एनबीएफसी थी। देन 2016-17 के आसपास इन इन बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस मिला। सो सब ने धीरे धीरे अपना बाकी प्रोडक्ट्स की तरफ अपना डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया। तो उसी उसी के अकॉर्डिंग अगर आप ईसैफ के नंबर भी देखोगे तो इस बैंक का जो माइक्रो फाइनेंसिंग लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है होता है जो वो 84-85% था कुछ साल पहले तक। आज अब वो कम हो गया है काफी ज्यादा, 70% के आसपास जो टोटल लोन बुक है इनका वो अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंसिंग है। बैंक ने पिछले कुछ सालों में अपने जो रिटेल लोन्स है या सिक्योर्ड लोन्स जो है उसको ग्रो किया है। रिटेल लोन अब इनका 11% से बढ़ करके 18% पे आ गया है। इसके साथ में एमएसएमई लोन्स भी आजकल हर एक लेंडर फोकस कर रहा है उसके ऊपर भी। सो वो 2-2.5% से बढ़ के 5-6% आ गया है। प्लस इस बैंक ने एग्री लोन देना भी स्टार्ट किया है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स की तरफ इन्होंने एलोकेशन बढ़ाया है, जिससे इनका जो माइक्रो फाइनेंसिंग का पोर्टफोलियो है अनसिक्योर्ड का वो कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। सो वो अच्छा भी है बिकॉज आप बैंक बनने का सबसे बड़ा एडवांटेज भी तभी अचीव कर सकते हो जब आपका प्रोडक्ट बेस जो है वो डाइवर्सिफाई हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को उनकी अलग अलग नीड को आप केटर करो। सो वहां पे एक एडवांटेज रहता है बैंक को, तो वो ये काम अच्छे से कर रहा है। देन इनके अगर आप मार्जिन्स देखते हो तो इस बैंक के मार्जिन्स काफी ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू अदर बैंक्स। यील्ड काफी ज्यादा है इस बैंक की, ऑलमोस्ट 21% का यील्ड जो है वो ये बैंक चार्ज करता है अपने कस्टमर्स को। एंड उसी की वजह से इनके मार्जिन्स भी अगर हम देखते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट है। 10% से भी ज्यादा का निम है इस बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एंड आई थिंक जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उन सब में सबसे सबसे बेटर मार्जिन है इस बैंक के। ऑल्दो लास्ट ईयर से थोड़ा कम हुआ है बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गया है। लेकिन स्टिल मार्जिन अभी भी इस बैंक के काफी अच्छे हैं कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो ये इस तरीके का बिजनेस मॉडल है इस बैंक का। अब अगर नंबर्स की हम बात करें, इस बैंक के कैसे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। सो ईसैफ का जब आईपीओ आया था तो मैनेजमेंट का उसी टाइम से क्लियर गाइडेंस था कि ग्रोथ के पैरामीटर पे हम 25 से 30% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं अपने लोन बुक का आने वाले कुछ सालों के लिए। एंड इनफैक्ट अगर आप Q2 का रिजल्ट देखो, Q3 का रिजल्ट देखो एंड इवन Q4 का रिजल्ट भी अगर हम देखते हैं तो उस पैरामीटर पे बैंक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। हमने सेकंड क्वार्टर में भी एनालाइज किया था, बैंक की ग्रोथ काफी अच्छी है। एंड इस क्वार्टर में भी इन्होंने ऑलमोस्ट 32-33% के आसपास की ग्रोथ जो है वो अचीव करी है अपने लोन बुक के अंदर। सो ग्रोथ पे अच्छा काम कर रहा है बैंक। डिपॉजिट बुक वहां पे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है बैंक की, ऑलमोस्ट 35% से इन्होंने अपने डिपॉजिट बुक को ग्रो किया है। तो हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे कि उनका लोन बुक का साइज ज्यादा है लेकिन डिपॉजिट बुक का जो साइज है वो छोटा है। तो इससे होता क्या है कि आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर आपको अगर अपने लोन बुक की ग्रोथ को सस्टेन रखना है तो आपको मार्केट से एक्सटर्नल बोरोइंग करनी पड़ेगी, जिसका जो कॉस्ट होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा जिससे आपका मार्जिन कम हो जाएंगे एंड उसका इंपैक्ट जो है वो आपके प्रॉफिट के नंबर्स पे पड़ेगा, आरओई के नंबर पे पड़ेगा। तो सारा कुछ इंटरलिंक्ड है। इसीलिए हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को चाहिए कि अपने डिपॉजिट बुक को वो हायर रेट से ग्रो करे कंपेयर टू लोन बुक। तो उस पैरामीटर पे ईसैफ अच्छा कर रहा है। इनकी डिपॉजिट बुक की ग्रोथ अच्छी है, 35% है। लोन बुक 32% पे ग्रो कर रहा है। प्लस डिपॉजिट में मुझे एक और काफी अच्छी चीज लगती है ईसैफ की, इनका जो रिटेल पार्ट है टोटल डिपॉजिट बुक का वो 92% है। अनलाइक मोस्ट ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि डिपॉजिट बुक उनका ग्रो तो होता है
लेकिन वो कॉर्पोरेट्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, बल्कि डिपॉजिट ज्यादा होते हैं। बिकॉज एक प्रॉब्लम भी है कि छोटा बैंक है, इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, तो डिपॉजिटर खुद चल के तो आएंगे नहीं आपके बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, बिकॉज एक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो आप अपने सेविंग अकाउंट और एफडी वगैरह पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करो डिपॉजिटर्स को कि वो आके आपके बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं, या फिर आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट लेकर के आओ अगर आपको अपने लोन बुक की ग्रोथ को कंटिन्यू रखना है। सो वहां पे अगर आप इस बैंक को देखते हो तो अच्छा परफॉर्मेंस है। 92% जो डिपॉजिट्स हैं इस बैंक के वो रिटेल डिपॉजिट्स हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। बाकी मार्जिन का तो हमने डिस्कस किया ही है, मार्जिन अच्छे हैं बैंक के, 10% के आसपास का मार्जिन है अभी भी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसेट क्वालिटी। सो इस बैंक का जब आईपीओ आया था उसके बाद जब हमने सेकंड क्वार्टर में इसका एनालिसिस किया था तो उसके ग्रॉस एनपीए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा जरूर बढ़े थे, 1.25% के आसपास का ग्रॉस एनपीए था, लेकिन वो स्टेबल था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1.25% के आसपास का ग्रॉस एनपीए हो अगर आपका मॉडल एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का है तो वो ठीक है, उतना ग्रॉस एनपीए तो ऑब्वियसली रहेगा ही। लेकिन सेकंड क्वार्टर से जैसे ही थर्ड क्वार्टर में आपने इनका रिजल्ट अगर देखा होगा तो एक बहुत बड़ा स्पाइक आया इनके ग्रॉस एनपीए के अंदर। ग्रॉस एनपीए इनका ऑलमोस्ट 4% क्रॉस कर गया था थर्ड क्वार्टर के अंदर। एंड इस क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो वापस से, मतलब लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में और ज्यादा ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 4.5-4.6% के आसपास जीएनपीए का नंबर है, ग्रॉस एनपीए का नंबर है इस बैंक का। सो ये एक काफी ज्यादा आई वुड से एक प्रॉब्लम वाला पार्ट है इस बैंक के लिए, बिकॉज ये क्लियर क्या शो कर रहा है आपको कि बैंक की एसेट क्वालिटी में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। लास्ट 2-3 क्वार्टर से लगातार इनके एनपीए के नंबर बढ़ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली कोई भी लैंडर हो, चाहे एनबीएफसी हो, बैंक हो, इतनी तेजी से अगर आपके एनपीए के नंबर बढ़ेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम वाला साइन होता है। इस बैंक के साथ में एक और क्या प्रॉब्लम है कि इनका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बहुत कम है। सो कुछ क्वार्टर पहले तक एटलीस्ट 70% के आसपास इनका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो था, जो लास्ट क्वार्टर में और कम हो गया, 59% हो गया। एंड बिकॉज लास्ट क्वार्टर में इनके एनपीए बढ़े थे लेकिन बैंक ने अपना सरप्राइजिंगली प्रोविजनिंग नंबर नहीं बढ़ाया। सो करना क्या चाहिए एक लेंडर को कि जब भी आपका ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है तो कंजर्वेटिवली आपको अपना प्रोविजनिंग इंक्रीज कर देना चाहिए बहुत ज्यादा रेट से, ताकि अगर इन केस फ्यूचर में कुछ लोन लॉस होता भी, आपका लोन आप रिकवर नहीं कर पाते हो, तो एटलीस्ट वो प्रोविजनिंग आपकी ऑलरेडी आपने करके रखी है। बट इनका प्रोविजनिंग बहुत खराब था, 59% के आसपास इनका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो था। एंड बैंक ने वो सारा का सारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको अपने पैट में इन्होंने शो किया, प्रोविजंस नहीं बढ़ाए। सो पैट ग्रोथ अगर आप इनका लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो आई थिंक 100% से भी ज्यादा का इनका नेट प्रॉफिट का ग्रोथ था, लेकिन प्रोविजनिंग कम हो गई थी, एसेट क्वालिटी खराब हो गया था। एंड हमने इनके कॉन कॉल में भी ये चीज डिस्कस की थी कि ये बैंक का डिसीजन जो है वो सही नहीं है, बिकॉज कंजर्वेटिव लेंडर जो होता है वो उसका बिल्कुल अपोजिट करता है। वो ऐसे टाइम में प्रोविजनिंग को और इंक्रीज कर देता है अगर आपके एनपीए बढ़ रहे हो। एंड ये सही भी है, बिकॉज इससे अगर फ्यूचर में कोई बड़ा हिट लगता है आपके एसेट क्वालिटी को तो आप एटलीस्ट उसको अब्सॉर्ब कर सकते हो, आपके प्रॉफिट के नंबर्स पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बट इन्होंने वो चीज नहीं की। एंड इस क्वार्टर में क्योंकि एनपीए और बढ़ गए तो फोर्सफुली इनको प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ी, ऑलमोस्ट 178-179% से इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़ा इस क्वार्टर के अंदर। और इससे हुआ क्या कि इनका, इस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ। 57% से इस बैंक का नेट प्रॉफिट जो है वो गिर गया, डी ग्रोथ हुई उसमें 57% की। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा फॉल है इस बैंक की नेट प्रॉफिट के अंदर। एंड इसका मेन रीजन ये है कि आपने प्रोविजनिंग को पहले से करके अच्छे लेवल पे मेंटेन नहीं करा। इसके साथ में एक और बैंक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उस बैंक का भी आप प्रोविजनिंग देखोगे तो वो भी काफी खराब है। वो बैंक भी काफी टाइम से कह रहा है कि हम 70% तक अपने प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को मिली नहीं है, वही 60% के आसपास उनका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो मूव कर रहा है। सो ये एक अच्छा साइन नहीं है, बिकॉज आप बड़े बैंक्स को जब देखते हो तो उनका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कितना है, ऑलमोस्ट 80% के आसपास है। वो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं अपने प्रोविजनिंग को लेकर के। एंड आप एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको पता है कि आप काफी रिस्की सेगमेंट में डील कर रहे हो, मतलब वहां पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। सो आपको अपना प्रोविजनिंग हमेशा ज्यादा रखना चाहिए, सो दैट कि इस तरीके के जब भी केसेस हो तो आप अच्छे से उसको मेंटेन कर पाओ, सस्टेन कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उज्जीवन को देखते हो या फिर आप उत्कर्ष को देखते हो तो उत्कर्ष का भी अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 क्वार्टर में उनके एनपीए सडनली बढ़ रहे थे,
लेकिन उस बैंक का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो काफी अच्छा था, 97-98% के आसपास उस बैंक ने अपने प्रोविजनिंग को मेंटेन करके रखा था। देन उन्होंने थर्ड क्वार्टर में कुछ काफी एग्रेसिव स्टेप्स भी लिए, न्यू हायरिंग करी, पर्टिकुलर उन एम्प्लॉयज को उन एरिया में डिप्लॉय किया जहां पे रिकवरी नहीं हो रही थी लोन की। तो उनके एसेट क्वालिटी अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, बहुत सिग्निफिकेंट रेट से उनका जो ग्रॉस एनपीए है वो इंप्रूव हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। बैंक का प्रॉफिट भी अच्छे से ग्रो हुआ है, तो वहां उनको रिजल्ट मिला है। ईसैफ का अगर आप देखोगे तो प्रोविजनिंग पहले ही कम थी, एनपीए और बढ़ गया, आप लोन रिकवरी कर ही नहीं पाए, जो आपके एनपीए बढ़ रहे थे वो और बढ़ गए, एंड इस क्वार्टर में आपको फोर्सफुली प्रोविजनिंग करनी पड़ी, और उसका इम्पैक्ट कहाँ पे हुआ, आपके प्रॉफिट ग्रोथ पे। 57% का फॉल आया इस बैंक के नेट प्रॉफिट में। पूरे फुल ईयर बेसिस में अगर आप देखोगे FY24 में तो आपको दिखेगा कि 40% का ग्रोथ है, लेकिन ऑब्वियसली एज अ रैशनल इन्वेस्टर आपको करंट परफॉर्मेंस पे देखना है, तो इंक्रीमेंटल जो नंबर्स हैं इस बैंक के वो काफी खराब हैं, एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, प्रोविजनिंग नंबर बैंक को बढ़ाना पड़ा है, और नेट प्रॉफिट में एक बड़ा फॉल आया इस बैंक के। एज अ रिजल्ट आप इसका आरओए और आरओई का नंबर देखोगे तो एक टाइम पे इसका आरओए 2.5% होता था। आई रिमेंबर, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर के बाद हमने इसका रिजल्ट एनालिसिस किया था, तो उस टाइम पे काफी इंटरेस्टिंग बैट लगता था ये बैंक, बिकॉज हायर रेट पे ग्रो कर रहा था, 30-32% के आसपास। आरओई का नंबर इसका ऑलमोस्ट 25-28% था, आरओए 2.5% था, प्राइस टू बुक इसका 2 के आसपास था, तो एक काफी इंटरेस्टिंग बेट लगता था उस टाइम पे। बट यही इंपॉर्टेंट है कि आप बिजनेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। सो हमने देखा कि एक दो क्वार्टर के अंदर ही इसके फंडामेंटल जो है वो कितने कितने ज्यादा डिटोरियोरेट हो गए, एंड आज यही बैंक जो है वो काफी खराब लग रहा है, बहुत खराब पोजीशन है इसकी। प्रॉफिट के नंबर डिक्लाइन हुआ है 57% से, एसेट क्वालिटी आपकी खराब हो गई है, आरओ इनका 2.5 से ऑलमोस्ट 2% पे आ गया है, आरओई का नंबर 28-29 से 20% पे आ गया है। सो ये सारी चीजें आपको शो कर रही है कि बैंक एक अच्छी पोजीशन में नहीं है, काफी स्ट्रगल कर रहा है। सो बाकी आगे देखना पड़ेगा कि किस तरीके के इंप्रूवमेंट लाते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। बट ऑब्वियसली जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी तक एनालाइज किए हैं, उसमें वन ऑफ द वर्स्ट रिजल्ट जो है वो इस बैंक ने रिपोर्ट किया है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। बाकी देखेंगे कौन कॉल में क्या गाइडेंस रहता है और आने वाले क्वार्टर में कैसी परफॉर्मेंस रहती है इस बैंक की। सो अब सूर्योदय बैंक की अगर हम बात करें तो इस बैंक का जैसे नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक का एक्चुअली सूर्योदय हो रहा है बिकॉज इसका परफॉर्मेंस जो है वो लगातार हर एक क्वार्टर में काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। इस बैंक का भी अगर आप मॉडल देखोगे तो वैसा ही है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, माइक्रो फाइनेंसिंग लोन ज्यादा देता है, धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स की तरफ ये स्विच कर रहा है, सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स की तरफ। इसका अगर आप प्रेजेंस देखते हो तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र इन दो स्टेट के अंदर काफी ज्यादा प्रेजेंस है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ऑलमोस्ट 55% जो है इनके लोन बुक का वो इन दोनों स्टेट से आता है। देन जो माइक्रो फाइनेंसिंग है वो इस बैंक का 59% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल लोन बुक का। तो इसको अगर हम ईसैफ से कंपेयर करें तो कम है, ईसैफ का 70% है अनसिक्योर्ड लोन, इसका 59% है। इस बैंक का फोकस होम लोन पे भी है, कमर्शियल व्हीकल पे भी है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे भी है, माइक्रो मॉर्गेज भी करता है ये बैंक। सो इन्होंने अपना सिक्योर्ड पार्ट जो है बुक का उसको धीरे धीरे पिछले कुछ टाइम में काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से इनका जो अनसिक्योर्ड पार्ट है वो काफी ज्यादा कम हुआ है पिछले कुछ टाइम में। तो ये ओवरऑल इनका कंपोजिशन है। देन अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इनका जो लोन बुक है वो ऑलमोस्ट 42% से ग्रो किया है ऑन अ YOY बेसिस। इसका बिजनेस अपडेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एंड वहां पे ये चीज तो हमने देखी थी कि बैंक की लोन बुक में काफी अच्छी ग्रोथ आई है, और इंपॉर्टेंट थीसिस हमारा वहां पे यही था कि अगर इसके बाकी के पैरामीटर्स अच्छे रहते हैं रिजल्ट में तो एक काफी इंटरेस्टिंग बेट बन सकता है ये बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो अगर आप बाकी पैरामीटर्स भी देखोगे लाइक डिपॉजिट बुक, वो 50% से ग्रो हुआ है इनका ऑन अ YOY बेसिस। सो बैंकिंग में आई मीन लार्ज बैंक और स्मॉल बैंक दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो डिपॉजिट और लोन बुक ये इन दोनों पैरामीटर पे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसी भी बैंक का आपको इवन 40% के आसपास भी लोन बुक का ग्रोथ नहीं दिखेगा। सो दोनों पैरामीटर पे इस बैंक ने बाकी सारे बैंक्स को आउट परफॉर्म किया है, बहुत हेल्दी नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। प्लस मार्जिन अगर हम इस बैंक के देखते हैं तो यील्ड इनका भी काफी ज्यादा है, 20% के आसपास यील्ड जो है ये बैंक चार्ज करता है अपने कस्टमर्स को। सो इनका जो मार्जिन है वो फुल ईयर बेसिस में तो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 9.5% से 9.8% तक गया है, बट Q4 टू Q4 कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कम हुआ है, 10.4% से 10.1% के आसपास आया है, लेकिन स्टिल अभी भी मार्जिन अच्छे हैं बैंक के। ओवरऑल 9.5% 8% का मार्जिन है FY24 में, मार्जिन हेल्दी है। देन एसेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है।
सो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का एसेट क्वालिटी पूरे FY24 के अंदर हर एक क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है। 3.1% का ग्रॉस एनपीए था इनका लास्ट ईयर, वो अब कम होकर के 2.8% पे आ गया है। एंड इसको आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करो या लास्ट ईयर से कंपेयर करो, एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है बैंक के एसेट क्वालिटी में। और क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, प्लस इस बैंक ने क्या किया, अपना प्रोविजनिंग बढ़ा दिया है। इसका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 51% होता था, उसको इस बैंक ने इंप्रूव करके 71% कर दिया है। तो एज अ शेयर होल्डर यही चाहिए हमको कि एक लेंडर, उसका लोन बुक का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, डिपॉजिट वगैरह तो चलता है वो भी अच्छा होना चाहिए, एंड जो आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है एंड अगर आप अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर रहे हो तो उसको आपको यूज करना चाहिए अपने प्रोविजनिंग को इंप्रूव करने के लिए, जो इस बैंक ने किया। 51% से 71% पे अपने प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो को लेके गया है ये बैंक, तो ये काफी अच्छा नंबर है। एंड देन एज अ रिजल्ट अगर आप इनका पैट का नंबर देखते हो, नेट प्रॉफिट, तो उसमें भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। ऑलमोस्ट 178% से इनका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है पूरे FY24 के अंदर। एंड अगर हम Q4 टू Q4 कंपेयर करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट 55-57% की ग्रोथ है इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। सो क्लियरली बैंक को एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, बिकॉज लोन बुक की ग्रोथ 40-41-42% है, लेकिन पैट आपका 55-58% से ग्रो कर रहा है। मार्जिन ठीक है, हेल्दी है, थोड़े से कम हुए लेकिन स्टिल एक हेल्दी लेवल पे है, स्टेबल मार्जिन है। एसेट क्वालिटी लगातार इस बैंक की इंप्रूव हो रही है। सो ओवरऑल काफी अच्छे फेस में ये बैंक अभी परफॉर्म कर रहा है। एंड इंटरेस्ट क्यों आता है इस बैंक में, बिकॉज इस बैंक ने जो गाइडेंस दिया था अपना इस पूरे साल के लिए, FY24 के लिए, सो उसमें मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे इस बैंक ने अपने गाइडेंस को सरपास किया है। जैसे आप अगर इनका लोन बुक का ग्रोथ देखो तो इनका टारगेट था कि हम 35% से अपने बुक को ग्रो करेंगे, एक्चुअल ग्रोथ कितनी है 42%। डिपॉजिट बुक का इनका टारगेट था कि 40% के आसपास हम ग्रो करेंगे, एक्चुअल ग्रोथ कितनी है 50%। एसेट क्वालिटी या कुछ बाकी पैरामीटर्स पे जरूर थोड़ा सा इनका अंडर परफॉर्मेंस रह गया है। जैसे GNPA का इनका टारगेट था कि हम 2.5% या उससे नीचे लेके आएंगे अपने ग्रॉस एनपीए को, बट एक्चुअली वो 2.8% तक ही आ पाया। स्टिल एक एक इंप्रूवमेंट वाला तो ट्रेंड हमें दिख रहा है, अनलाइक अदर बैंक जिनका GNPA तो बढ़ ही गया है, तो वहां पे एटलीस्ट वो इंप्रूवमेंट हुई है। देन मार्जिन में इनका टारगेट था कि हम 10% तक निम लेके जाएंगे, लेकिन वो निम जो है वो इनका 9.8% पे रहा है। वो भी ठीक है, लास्ट ईयर से कंपेयर इंप्रूव हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे बैंक ने अपनी गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है और काफी सॉलिड नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। एंड नाउ जो अगले साल का जो गाइडेंस दिया इन्होंने FY25 का, उसमें बैंक का टारगेट है कि 35% के आसपास हम अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे FY25 में, 40% के आसपास हम अपने डिपॉजिट बुक को ग्रो करेंगे इस साल के अंदर। एंड निम का इनका टारगेट यही है, 9.5% से लेकर के 9.8% के आसपास। ग्रॉस एनपीए का बैंक का टारगेट है कि इसको हम कम करेंगे, 2.8% है तो 2.5% से नीचे लेके आएंगे, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट का टारगेट है इनका। एंड ROA और ROE का नंबर, सो ROA भी इनका इंप्रूव हुआ है, 2% क्रॉस कर चुका है इनका ROA। एंड ROE इनका ऑलमोस्ट 13% तक चला गया अब इंप्रूव होकर के। इस साल का टारगेट है इनका कि ROE को 14 से 16% के बीच में लेके आना है एंड ROA को 2.3% तक लेकर के जाना है। सो गाइडेंस भी काफी सॉलिड दिया है इस बैंक ने। लास्ट ईयर भी जो भी गाइडेंस नंबर्स दिए थे उनमें मोस्ट ऑफ द नंबर्स को बैंक ने अचीव किया है। सो ऑल इन ऑल वी कुड से कि काफी सॉलिड नंबर्स इस बैंक ने रिपोर्ट किए हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर। एंड इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगती है कि इसका स्टॉक जब आप देखते हो तो बैंक सूर्योदय बैंक का जो स्टॉक है वो 1.3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है करेंटली। सो नंबर्स वाइज अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी बैंक्स के साथ में, चाहे वो जीवन हो या आपका उत्कर्ष हो, एक्विटास हो या ईसैफ हो, इन सारे बैंक्स की कंपैरिजन में काफी सॉलिड नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। 41-42% की लोन बुक की ग्रोथ है, डिपॉजिट बुक ग्रोथ 50% है। कासा रेशियो, इस बैंक का कासा रेशियो 17% से 20% तक गया है। ऑल्दो टारगेट इनका 22% का था, लेकिन स्टिल जहां पे बाकी बैंक्स का कासा रेशियो कम हो रहा है, अगर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक 17 से 20 तक लेके जा रहा है तो एटलीस्ट एक अच्छा साइन है। अगले साल का टारगेट है कि इनका 22 से 23% तक कासा लेके जाएंगे। सो वो अभी आगे ट्रैक करेंगे, तो कासा भी अच्छा चल रहा है। ROE का नंबर री रेट हो रहा है इनका। बाकी बैंक्स को अगर आप देखोगे तो उनकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, ROE का नंबर नीचे आ रहा है, मार्जिन नीचे आ रहे हैं, ROE नीचे आ रहे हैं, लेकिन उनका प्राइस टू बुक कितना है, ऑलमोस्ट 2 से लेके 2.5 के प्राइस टू बुक पे वो सारे बैंक अभी करंटली ट्रेड कर रहे हैं। उज्जीवन, एक्विटास, ईसैप या उत्कर्ष, इन सबको अगर हम देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में सूर्योदय को आप देखते हो तो सिर्फ 1.3 का प्राइस टू बुक है। सो ये अगेन एक काफी इंटरेस्टिंग री रेटिंग वाला कैंडिडेट बनता है यहाँ पे ये स्टॉक, जो हमने नुवामा के केस में डिस्कस किया था,
देन अभी कुछ टाइम पहले इंडिया शेल्टर फाइनेंस, उसके केस में भी डिस्कस किया कि वो कंपनी भी 40-42% पे ग्रो कर रही है, लेकिन काफी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है कंपेयर टू पीयर्स। सिमिलरली आप इस बैंक को भी कंसिडर कर सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग का कैंडिडेट बनता है ये बैंक, कंसिडरिंग इसकी परफॉर्मेंस सस्टेन रहती है। ऑब्वियसली अगर अगले क्वार्टर में इनका एनपीए बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, तो वो सारी जो स्टोरी है वो तो डी रेटिंग वाली फेवर में चली जाएगी। सो इसलिए ट्रैक तो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ जो करंट परफॉर्मेंस है, जो इन्होंने पास्ट में गाइडेंस अचीव किया है, इस साल का जो गाइडेंस दिया है वो काफी स्ट्रांग है, एंड यहाँ से एक री रेटिंग का कैंडिडेट बनता है ये स्टॉक। आप अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत मार्केट ने इस स्टॉक को रिवॉर्ड किया भी है, 160-170 के लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी करंटली। सो थोड़ी बहुत री रेटिंग हुई भी है, बट स्टिल अभी भी काफी ज्यादा डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू पीयर्स, एंड अगर ये परफॉर्मेंस सस्टेन रहती है तो एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग हम इस स्टॉक से एक्सेप्ट कर सकते हैं आगे चल के। बाकी ट्रैक तो ऑब्वियसली करेंगे ही, कौन कौन होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या गाइडेंस है FY25 को लेकर के, क्या स्ट्रेटेजी है कंपनी की। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था इन दो स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। एक बैंक है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसने ऑलमोस्ट वर्स्ट नंबर्स डिलीवर किए हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर, एंड दूसरा बैंक है जिसने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट नंबर्स डिलीवर किए हैं, एंड एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग का कैंडिडेट बनता है ये स्टॉक। सो आगे ट्रैक करेंगे, बाकी जो भी आपके डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।